अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स जी। तो गेट्स यूनिट 3 में हम लास्ट प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, और साथ में हमने ग्राफिकल मेथड भी हमने डिस्कस किया था जिसमें हमने वर्क कैलकुलेट किया था इन फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। तो हमने पढ़ा था जी एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ हमें क्या देगा, वर्क देगा, वर्क डन ऑन दी बॉडी। तो यहाँ पे हम बात करेंगे आज वर्क डन इन ग्रेविटेशनल फील्ड या वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। तो हम देखते हैं कि जी वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो हम किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आज हम डिस्कस करेंगे वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करेंगे जी। तो ग्रेविटेशनल जब हम फोर्स को डिस्कस करते हैं तो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्चुअली क्या होती है, कंजर्वेटिव फोर्स है। कंजर्वेटिव फोर्स है। कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब क्या है, व्हाट इज कंजर्वेटिव फोर्स? तो हम कहेंगे कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब है कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स या वर्क डन इन कंजर्वेटिव फील्ड। सबसे पहली हम बात करेंगे कि ये पाथ इंडिपेंडेंट है। वर्क डन क्या है, पाथ इंडिपेंडेंट, यानी कि ये पाथ पे डिपेंड नहीं करता। दूसरी बात अगर हम देखें, दूसरी बात पे हम कहेंगे कि वर्क डन along closed path is equal to 0। work done along closed path या इसको हम साइक्लिक पाथ भी कह सकते हैं। तो वर्क डन along closed path is equal to 0। ये कंजर्वेटिव फोर्स की प्रॉपर्टी है कि जो वर्क करेगी कंजर्वेटिव फोर्स वो वर्क पाथ इंडिपेंडेंट होगा, और वर्क डन इन ए क्लोज्ड पाथ वो क्या होगा, 0 होगा। तो ये कंजर्वेटिव फोर्स की प्रॉपर्टी को हमने डिस्कस किया है। तो यहाँ पे आज हम पढ़ेंगे भाई पाथ इंडिपेंडेंट कैसे है और अलॉन्ग क्लोज पाथ वर्क डन जो है वो 0 कैसे होता है। तो इसी को हम जस्टिफाई करेंगे। तो इसकी जस्टिफिकेशन के लिए हमारे पास एक पाथ, बेटा देखें यहाँ पे एक पाथ जो है, पाथ बनाते हैं एक बॉडी को ग्रेविटेशनल फील्ड में, कंजर्वेटिव फील्ड में या ग्रेविटेशनल फील्ड में प्रोजेक्ट हमने करना है, डिस्प्लेस करना है फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट सी। यानी कि पॉइंट ए हमारे पास क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट है, और पॉइंट सी क्या है, इसकी डेस्टिनेशन है। तो हम पॉइंट ए से पॉइंट सी तक ले जाना चाहते हैं इन डिफरेंट पाथ्स। तो एक तो हमारे पास इस पॉइंट को अगर हम कहें ये B है और ये पॉइंट हमारे पास क्या है बेटा, D है। तो हम यहाँ पे सिर्फ दो पाथ्स को डिस्कस करते हैं। तो एक पाथ हमारे पास क्या होगा, A से B, फिर B से C, यानी कि हम इस पाथ को फॉलो करते हुए पॉइंट C तक बॉडी को डिस्प्लेस करते हैं। इसको हम नाम दे देते हैं पाथ 1। तो ये पाथ 1 है। फिर हम दूसरा पाथ भी यहाँ पे फॉलो करेंगे A से D, D से C के लिए। तो ये हमारे पास दूसरा पाथ है इस पॉइंट सी तक पहुंचने के लिए, यानी कि ए से पॉइंट सी तक पहुंचने के लिए एक पाथ ये हम चूज किया, हमने एक पाथ हमने ये चूज किया है। तो ज़रा देखें बेटा यहाँ पे अगर हम बात करें कि जी इसको पाथ नंबर 2 का नाम दे दो, तो यहाँ पे बुक में तो तीसरा पाथ भी है, लेकिन हम यहाँ पे इसकी जस्ट क्योंकि स्टेटमेंट को जस्टिफाई करना है तो हम यहाँ पे 2 पाथ्स भी कंसिडर कर सकते हैं। तो देखें बेटा, सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि जी ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा क्या करती है, बॉडी पे डाउनवर्ड एक्ट करती है। फोर्स ऑफ ग्रेविटी डाउनवर्ड किसके बराबर बेटा, फोर्स ऑफ ग्रेविटी वेट के बराबर, और वेट किसके बराबर, mg के बराबर। और बॉडी हॉरिजेंटली मूव कर रही है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, हॉरिजेंटल डायरेक्शन में। तो आप कहेंगे एंगल क्या बनेगा इस केस में, 90 डिग्री। तो जब भी हम कहते हैं कि जी एंगल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में एंगल 90 डिग्री, तो इसका मतलब क्या है, वर्क डन इस केस में क्या होगा, 0। यानी कि हम ग्रेविटेशनल फील्ड में
हॉरिजेंटली मूव कर रहे हैं, या एक बॉडी को हम डिस्प्लेस करते हैं हॉरिजेंटल, और ग्रेविटी का वर्क क्या होगा, इस केस में 0 होगा। अच्छा, हम देखते हैं कि भाई अगर बॉडी को डिस्प्लेस करें हम, बॉडी डिस्प्लेस हो रही है डाउनवर्ड, डाउनवर्ड मोशन है, डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड, और फोर्स ऑफ ग्रेविटी भी क्या है, डाउनवर्ड। अब भाई इस केस में एंगल थीटा क्या होगा, आप कहेंगे एंगल थीटा इस केस में 0 है, तो यहाँ पे अगर हमने वर्क कैलकुलेट किया तो हमें क्या मिलेगा, एंगल थीटा 0 होने की वजह से वर्क क्या होगा, पॉजिटिव मैक्सिमम। तो क्या लिखूंगा, वर्क इज इक्वल टू एफ जी, साथ में लिख दूं डी कॉज ऑफ 0 डिग्री। भाई एफ जी एम जी के बराबर, फोर्स ऑफ ग्रेविटी एम जी के बराबर, डिस्प्लेसमेंट को मैं कहता हूँ वर्टिकल डिस्टेंस है, इसलिए इसको हम एच भी कह सकते हैं, कॉज ऑफ 0 1। तो इसका मतलब वर्क यहाँ पे क्या होगा बेटा, पॉजिटिव प्लस एम जी एच होगा। इस तरह से अगर एक बॉडी जो है वो डिस्प्लेस होती है, डिस्प्लेस होती है अपवर्ड, यानी कि यहाँ पे मैं बता दूँ आपको कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी डाउनवर्ड, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, जबकि बॉडी डिस्प्लेस होती है अपवर्ड, बॉडी किधर डिस्प्लेस हो रही है, अपवर्ड हो रही है, ये डिस्प्लेसमेंट, ये फोर्स। तो एंगल इस केस में क्या होगा, एंगल थीटा 180 डिग्री। तो हम कहते हैं कि जी जब एंगल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान एंगल कितना हो, 180 डिग्री, तो वर्क क्या होता है, नेगेटिव। तो ये वर्क क्या मिलेगा हमें इस केस में, वर्क इज इक्वल टू माइनस एम जी एच। तो ये हमारे पास ये वर्क मिल गया। अगर अपवर्ड मोशन है तो वर्क क्या होगा, ग्रेविटी का माइनस एम जी एच। डाउनवर्ड मोशन है तो वर्क क्या होगा, बाय ग्रेविटेशनल फोर्स प्लस एम जी एच। अगर हॉरिजेंटली एक बॉडी डिस्प्लेस हो रही है, वर्टिकल डायरेक्शन में क्या है, फोर्स है, तो एंगल 90, तो इसका मतलब यहाँ पे वर्क क्या होगा, 0 होगा। तो हम यहीं पे इन्हीं रिजल्ट्स को अप्लाई करेंगे इस पाथ पे। तो आप कहेंगे ए से बी का वर्क क्या है, अपवर्ड मोशन माइनस एम जी एच। और अगर हम कहें जी बी से सी का वर्क क्या होगा, हॉरिजेंटल मोशन, तो वर्क इस केस में बी से सी के लिए 0 होगा। सी से अगर हम एक पाथ की बात कर ली हमने ये, अब ए से डी की बात करें तो ए से डी के लिए हॉरिजेंटल मोशन है तो वर्क 0 है। डी से सी के लिए अब यहाँ पे अगेन हम देखेंगे अपवर्ड मोशन है तो माइनस एम जी एच। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जी दो डिफरेंट पाथ्स के लिए वर्क की वैल्यूज़ क्या है। तो हम कहते हैं जी वर्क अलोंग पाथ 1 किसके बराबर, आप कहोगे वर्क ए बी सी, वर्क ए से बी, बी से सी, ए बी सी का वर्क, तो वो किसके बराबर हमने लिखा माइनस एम जी एच प्लस 0। क्या लिखेंगे, माइनस एम जी एच लिखेंगे। फिर इस तरह से वर्क दूसरे पाथ के लिए वर्क की वैल्यू क्या होगी, आप कहेंगे वो वर्क क्या होगा, ए डी सी। तो वर्क ए डी सी किसके बराबर, आप कहेंगे अगेन 0 प्लस माइनस एम जी एच। आंसर क्या लेंगे हम, माइनस एम जी एच। तो बड़ा इस एग्जाम्पल से ये साबित हुआ कि वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स या वर्क डन इन ग्रेविटेशनल फोर्स पाथ पे डिपेंड नहीं करती, क्योंकि दोनों पाथ्स के लिए वर्क क्या है, सेम। तो वर्क चेंज नहीं हुआ, चाहे हम इस पाथ को फॉलो करें चाहे हम इस पाथ को फॉलो करें, तो वर्क में कोई चेंज नहीं है, पाथ इंडिपेंडेंट है वर्क। दूसरी बात हमने कही थी कि जी ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है, इसका वर्क जो है अलॉन्ग क्लोज्ड पाथ या इन ए क्लोज पाथ, इन ए साइक्लिक पाथ क्या होता है, 0 होता है। तो इसको भी हम जस्टिफाई करते हैं कि वर्क जो है 0 है क्लोज्ड पाथ के लिए, वर्क 0 है इन ए क्लोज्ड पाथ। तो इसको भी हम यहाँ पे जस्टिफाई कर सकते हैं कि भाई हमारे पास एक क्लोज पाथ ऐसा है कि बॉडी जो है पॉइंट ए से डिस्प्लेस हो रही है पॉइंट बी के लिए, बी से डिस्प्लेस हो रही है सी के लिए, और सी से डी पॉइंट के लिए, फिर डी से ए के लिए। तो हम देखते हैं जी हमारे पास क्लोज पाथ क्या बनेगा, ए से बी, बी से सी, सी से डी और डी टू ए लास्ट में। तो हम देखते हैं अब यहाँ पे भाई वर्क जो है वो किस तरह से बनेगा। ए से बी का वर्क क्या होगा, माइनस एम जी एच। ये वर्क क्या होगा बोलो, माइनस एम जी एच। और ये वर्क क्या होगा, ऑब्वियसली हॉरिजेंटल 0 वर्क, डाउनवर्ड मोशन प्लस एम जी एच।
और ये हॉरिजॉन्टल मोशन इन ग्रेविटेशनल फील्ड तो जीरो वर्क। तो इसका मतलब क्या है कि हम अगर टोटल वर्क मालूम करेंगे इन ए क्लोज्ड पाथ तो वर्क ए बी सी डी और आखिर में क्या आ गया, फिर ए आ गया। भाई बॉडी यहाँ से चली थी वहीं पहुँच गई, क्लोज पाथ है, इसका वर्क क्या होगा? आप कहोगे ए बी का वर्क क्या है, एम जी एच माइनस एम जी एच, ये ज़ीरो और ये क्या है प्लस एम जी एच। तो हम जब लिखेंगे ज़ीरो ऐड हुआ प्लस एम जी एच ऐड हुआ, ये भी ज़ीरो वर्क ऐड हुआ माइनस एम जी एच प्लस एम जी एच, आंसर क्या मिलेगा? ज़ीरो। तो ये हमारे पास वर्क है ए बी सी डी ए, एक क्लोज्ड पाथ का वर्क यहाँ पे क्या है, ज़ीरो है। तो ये हमारे पास कंजर्वेटिव फोर्स की जस्टिफिकेशन होगी। कंजर्वेटिव फोर्स क्या करती है? जो वर्क करती है लॉन्ग क्लोज पाथ ज़ीरो करती है, और वर्क डन जो है पाथ इंडिपेंडेंट भी होते हैं। यहाँ पे अब हम देखते हैं कि जी हमारे पास कंजर्वेटिव फोर्सेस की एग्जांपल्स क्या है। आपकी बुक में ये साइड इन्फॉर्मेशन में भी गिवन है। तो हम ज़रा देखते हैं कि भाई यहाँ पे कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होती हैं, उनकी एग्जांपल क्या है। तो एग्जांपल्स में हम लिखते हैं कंजर्वेटिव फोर्सेस। जी बेटा, तो कंजर्वेटिव फोर्सेस की एग्जांपल देखें आपकी बुक में दी हुई हैं कि कंजर्वेटिव फोर्सेस जो हैं, सबसे पहली बात हम करेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स जो अभी हमने पढ़ी है, ग्रेविटेशनल फोर्स। फिर हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फोर्स, फिर हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स भी कंजर्वेटिव होती है। और हम पढ़ेंगे इलास्टिक फोर्स। इलास्टिक फोर्स जैसे स्प्रिंग के केस में इलास्टिक फोर्स। तो आप कहते हैं ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रिक, मैग्नेटिक, ये तीनों फोर्सेस क्या हैं? बेसिक फोर्सेस हैं। क्या हैं? बेसिक फोर्सेस ऑफ नेचर। और ये फोर्सेस क्या होती हैं बेटा? सेंट्रल इन नेचर। कैसी फोर्सेस हैं ये? सेंट्रल इन नेचर। और हम सेंट्रल इन नेचर की बात करते हैं भाई, यानी कि अगर हम कहें कि दो मैसेज के दरमियान, एक m1 मैस दूसरा m2 मैस, तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के मुताबिक ये दोनों मैसेज एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं। कौन सी फोर्स? अट्रैक्टिव फोर्स। और वो फोर्स लगती है इन दो सेंटर्स को मिलाने वाली लाइन के अलाउंग। तो इसलिए हम इनको क्या कहते हैं? सेंट्रल इन नेचर। तो ये सेंट्रल इन नेचर हैं ये फोर्सेस। अब हम बात करते हैं जी नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस की क्या एग्जांपल्स हैं। तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस जो हैं, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। तो मेरे ख्याल में ये जो मार्कर है इतना विजिबल नहीं है, तो मैं आपको यहाँ पे नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस की एग्जांपल्स के हवाले से बात कर रहा हूँ। तो ये हमें क्या मिलेगा? नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस की एग्जांपल्स देखते हैं। नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, तो हम देखेंगे भाई नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस में सबसे पहली फोर्स क्या है जी? विस्कोसिटी की फोर्स। विस्कोसिटी, विस्कस फोर्स, किसी भी फ्लूइड की इंटरनल रेजिस्टेंस, इट इज द मेजर ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द फ्लूइड। तो विस्कोसिटी क्या होगी? नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होगी। फिर हम कहेंगे जी एयर ड्रैग। एयर ड्रैग क्या है? नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। फिर हम देखें भाई एयर ड्रैग के अलावा अगर हम फ्रिक्शनल फोर्स की बात करें तो फ्रिक्शन भी क्या है? नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। इस तरह से हम बात करते हैं जी रॉकेट प्रोपल्जन भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। तो अब अगर हम देखें तो सारी रेजिस्टिव फोर्सेस क्या होंगी? नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। तो इसका मतलब भाई ये सारी फोर्सेस नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं। इन नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस का जो वर्क है रेजिस्टिव इन नेचर, ये क्या है बेटा? रेजिस्टिव इन नेचर। इसको हम क्या बोलेंगे? रेजिस्टिव इन नेचर। तो हम देखते हैं कि जी अगर फोर्सेस रेजिस्टिव हैं तो उनका वर्क डन क्या होता है? नेगेटिव। वर्क डन क्या होगा बोलो? नेगेटिव वर्क होगा। और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस को हम किस तरह से डिफाइन करेंगे? ऐसी फोर्सेस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस का वर्क जो है
वो क्या होता है बेटा, पाथ पे डिपेंड करता है, पाथ डिपेंडेंट होता है वर्क। और हम देखते हैं कि जी पाथ डिपेंडेंट भी है और साथ में हम कहेंगे वर्क डन इन क्लोज्ड पाथ इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो। एक क्लोज्ड पाथ में, साइक्लिक पाथ में वर्क डन जो है वो ज़ीरो नहीं होता। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस का वर्क पाथ डिपेंडेंट है और वर्क अलॉन्ग क्लोज पाथ ज़ीरो नहीं होता। और ये चूंकि रेजिस्टिव फोर्सेस हैं इन नेचर, तो इसलिए हम कहते हैं इसका वर्क हमेशा क्या होगा, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस का वर्क क्या होगा, हमेशा नेगेटिव वर्क। तो ये बॉडी की एनर्जी को सिस्टम से या सिस्टम की एनर्जी को सिस्टम से रिमूव करती हैं, नेगेटिव वर्क करती हैं। तो बॉडी की मोशन को क्या करती हैं, अपोज। जैसे काइनेटिक एनर्जी को क्या करेंगी, ये डिक्रीज करेंगे, क्योंकि बॉडी की मोशन की फेवर में नहीं होती, उसको अपोज करती। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मज़ीद भी इंशाल्लाह इस बारे में हम पढ़ेंगे। इस वीडियो में आज तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको मज़ीद भी जो है वर्क डन के हवाले से क्वेश्चंस कराऊंगा। थैंक यू जी।